ओके, अब हम बात करेंगे कि ये तो है डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये हमने 10th में भी किया था कि ठीक है, हमने दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ले लिए। पेरेंटल ब्रीड जो ली वो हमने प्योर पेरेंट ले लिए, एक डोमिनेंट प्योर और एक रिसेसिव प्योर। फिर वहां से हमने गैमीट्स बनाए और हमारे पास आ गया F1 जनरेशन। फिर हमने F1 क्रॉस F1 जैसे कि हम करते आए हैं अभी तक, मोनोहाइब्रिड में भी किया था, सिमिलरली डाइहाइब्रिड में भी F1 क्रॉस F1, ताकि सेल्फिंग हो तो हमारे पास F2 जनरेशन आ जाए। और F2 जनरेशन में हमने देखे हैं यहाँ पे कि 4 डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट्स बन रहे थे, और 4 डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट्स को नेक्स्ट 4 डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट्स से अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो वी विल हैव टोटल ऑफ 16 पॉसिबिलिटीज कि ये सारे टाइप हमारे पास आ सकते हैं। उन टाइप में से हमारे पास 4 मेन टाइप थे, उसमें से हमने नंबर काउंट कर लिया कि अच्छा ठीक है, जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा वो जो दोनों हमारे कौन से वाले कैरेक्टर थे, डोमिनेंट कैरेक्टर थे, प्योर पेरेंट जिसको जो हमने लिया था वो है मैक्सिमम 9। और जो रिसेसिव पेरेंट हमने लिया था उसका जो डोमिनेंट, उसका जो कैरेक्टर था वो आएगा हमारे पास इन द रेशियो ऑफ 1। और जो बाकी देखो न्यू कॉम्बिनेशन आर ऑल्सो फाउंड हियर। बात सारी यहाँ आ जाती है कि ये नए कॉम्बिनेशन कैसे आ रहे हैं। अभी तक तो क्या हो रहा था, जब टॉल एंड ड्वार्फ का हम देख रहे थे या हम कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं, तो हमने देखा था कि वो 3:1 में आ रहा था, है ना। जो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो आ रहा था वो आ रहा था 3:1 में, टॉल इज टू ड्वार्फ का, ऐसा इन दी F2 जनरेशन। तो या तो वो सारे टॉल थे या तो ड्वार्फ थे, मतलब जैसे पेरेंट्स हमने लिए थे वैसा ही आगे हमें देखने को मिल रहा था इन दी F2 जनरेशन ऑल्सो, कि अगर हमने पेरेंट बेटे टॉल लिया था और दूसरा पेरेंट ड्वार्फ लिया था तो बस पेरेंटल वाले कैरेक्टर से तो दिखे ना बच्चों के अंदर, चाहे वो F1 था चाहे वो F2 था। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो तो मिल रहा है, वो तो दिख रहा है, लेकिन साथ में दो नए कॉम्बिनेशंस और दिख रहे हैं। तो जो नए दो कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं वो कहाँ से आए, बात यहाँ पर। तो यहाँ से उन्होंने एक लॉ दिया कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब जो दो कैरेक्टर्स होंगे, दो अलग अलग कैरेक्टर्स जो होंगे, यहाँ हमने कैरेक्टर्स दो लिए हैं, कौन कौन से हमने लिया है बेटा, एक शेप ऑफ द सीड जिसमें हमने बात करी थी राउंड की और येलो की, राउंड येलो शेप थोड़ी थी, हमने बात करी थी राउंड और रिंकल्ड की, क्या हो गया मुझे, शेप ऑफ द सीड में हमने बात करी है राउंड, और दूसरा शेप है रिंकल। और दूसरा कौन सा था, नेक्स्ट वाज द कलर, नेक्स्ट कैरेक्टर इज कलर ऑफ द सीड। ये हमने फिर दो अलग अलग देखे ट्रेट्स, वन इज येलो, अनदर इज ग्रीन। तो नाउ कॉम्बिनेशन क्या देखने को मिलेगा, राउंड के साथ येलो भी मिल रहा है क्योंकि ये तो पेरेंट में ही था, पेरेंटल हो गया। रिंकल्ड के साथ ग्रीन, ये भी पेरेंटल हो गया। तो नया नया हमें क्या मिला, पी फॉर पेरेंटल, ठीक है। न्यू हमें देखने को क्या मिला, न्यू देखने को मिला बेटा राउंड के साथ ग्रीन, दिस इज न्यू, एंड फॉर न्यू। और हमें देखने को मिला रिंकल्ड के साथ येलो, इवन दिस इज न्यू, दिस इज न्यू। तो यहाँ से मेंडल ने बोला क्या, कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये रहा कैरेक्टर और ये रहा दूसरा कैरेक्टर, जो कैरेक्टर होते हैं ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होना मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होना। तो डिपेंड कैसे नहीं हुआ, देखो, अगर वो डिपेंडेंट होते तो जो सीड राउंड होने थे, जो सीड राउंड होते वो हमेशा येलो होते, क्योंकि हमने पेरेंट्स ऐसे ही लिए थे। पेरेंट्स कैसे थे कि जो राउंड थे वो येलो भी थे। तो अगर ये राउंड और येलो एक दूसरे के डिपेंडेंट होते तो जो सीड येलो होते वो राउंड होते, या हम कह सकते हैं जो राउंड होते वही येलो भी होते। और जो सीड रिंकल्ड थे, पेरेंट्स ने हमने देखा था कि जो सीड रिंकल्ड थे वो सीड्स ग्रीन थे।
तो अगेन अगर ये दोनों डिपेंडेंट होते तो जो ग्रीन होते वो रिंकल्ड भी होते, या फिर जो रिंकल्ड है वो ग्रीन भी होते। लेकिन हमें देखने को ऐसा मिला क्या? क्या हमें न्यू न्यू जनरेशन कोई मिली या नहीं मिली? देखो, न्यू कॉम्बिनेशंस मिले हमें, न्यू कॉम्बिनेशंस मिले हमें, यस और नो? Yes, ये ma'am. यस, 3:3 के रेशियो में हमें न्यू कॉम्बिनेशन मिले हैं। हमें राउंड के साथ ग्रीन भी मिला और हमें रिंकल्ड के साथ येलो भी मिला। तो इसका क्या मतलब समझ आ रहा है कि जो कैरेक्टर्स हैं, कोई भी कैरेक्टर हो, शेप का हो, कलर का हो, हाइट का हो, फ्लावर कलर का हो, पॉड शेप का हो, या फ्लावर पोजीशन का हो, कोई भी, all those characters are independent of each other। पेरेंटल कैरेक्टर जो है सो हैं, लेकिन हमें न्यू कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे इन दी F2 जनरेशन वेन एवर हम करेंगे मोनोहाइब्रिड के अलावा कोई भी दूसरा क्रॉस, चाहे हम डाई हाइब्रिड करें, चाहे हम ट्राई हाइब्रिड करें, चाहे हम क्वाड्रा हाइब्रिड हाइब्रिड करें, कोई भी करें। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमारा ये लॉ एक्सप्लेन होता है। सो दिस इज द ओनली लॉ विच has to be proved with the help of dihybrid cross only। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आप दो लॉ एक्सप्लेन कर सकते हो, पहला लॉ और दूसरा लॉ। फॉर द थर्ड लॉ आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस दिखाना ही पड़ेगा, तभी तो बताओगे कि इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। सो फ्रॉम हियर वी नो कि जो राउंड है, जो सीड राउंड होगा, जरूरी नहीं है वो हमेशा येलो ही हो। राउंड के साथ हमें नया कॉम्बिनेशन, राउंड के साथ हमें ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है इन दी F2 जनरेशन। सिमिलरली जो सीड रिंकल्ड हो, रिंकल्ड है सपोज, रिंकल्ड, तो वो ग्रीन अगर पेरेंट है, रिंकल्ड ग्रीन अगर है, तो जरूरी नहीं है कि आगे बच्चों में भी रिंकल्ड ग्रीन ही होंगे। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ wrinkled yellow can also be seen in the F2 generation। Am I clear? Yes, ma'am. Yes, sir. शाबाश। नाउ वी विल राइट इट इन वर्ड्स, क्योंकि एग्जाम में हमें वर्ड्स में अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेट अस राइट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट मतलब अगेन सेपरेट हो जाना और एक्सप्रेस कर देना, इसको हम बोलते हैं असॉर्ट हो जाना, असॉर्टमेंट। सो दिस कैन ओनली भी, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग डाइहाइब्रिड क्रॉस। कई बार एग्जाम में नहीं बोलता ही नहीं है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस करो कि मोनोहाइब्रिड करो क्रॉस, बस बोल देता है कि एक्सप्लेन करो इस लॉ को। कोई भी लॉ बोल देगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो यू शुड नो कि अगर ये थर्ड लॉ आ रहा है, तो थर्ड लॉ के लिए आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस ही शो करना है, नॉट अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उससे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। सो इट स्टेट्स that the genes of different characters located in different pairs of chromosomes are independent of one another in their segregation during gamete formation। क्या मतलब हुआ इस बात का? आओ इसको डिकोड करें, क्या लिख दिया ये हमने। इट स्टेट्स दैट जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तभी हमने बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस, कि दो कैरेक्टर्स एटलीस्ट हो, है ना। डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं।
सो इट स्टेट्स द जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, और वो कहाँ होने चाहिए, लोकेटेड इन डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे मैंने अभी आपको बात करी थी कि ये दोनों को हमने सपोज कर लिया कि एक जो कैरेक्टर है वो हो रहा है कोड बाय क्रोमोसोम नंबर 2, एंड द अनदर कैरेक्टर इज कोडेड बाय क्रोमोसोम नंबर बाय द एलील्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 3। तो जरूरी है, ये शर्त है, दिस इज द टर्म्स एंड कंडीशंस, जो हम कहते हैं ना टीएनसी अप्लाई, तो यहाँ ये टर्म और कंडीशन है कि अगर आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन करना है जो मेंडल ने दिया था, उसके लिए जो दो कैरेक्टर्स आप ले रहे हो, जो भी कैरेक्टर्स आप ले रहे हो, दे शुड बी लोकेटेड ऑन डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, देन दे विल कम आउट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। और वो इंडिपेंडेंट कब हुए, इन देयर प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। क्योंकि हमने देखा था बेटे, जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ था, है ना, जब हम F1 क्रॉस F1 कर रहे हैं, सेल्फिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमने जब गैमीट्स बनाए हैं, तो हमने गैमीट्स कैसे बनाए थे, हमने कहा था कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमीट बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा गैमीट बना, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा गैमीट बना, और स्मॉल आर स्मॉल वाई चौथा गैमीट बना। इसमें से पेरेंटल गैमीट तो बस यही दोनों थे ना, ध्यान से देखो, ये था डोमिनेंट पेरेंट का गैमीट, और ये था हमारा रिसेसिव पेरेंट का गैमीट जो प्योर पेरेंट्स लिए थे। तो यहाँ तो देखो, हमने जब यहाँ न्यू जनरेशन दिखा दी, गैमीट्स में ही मतलब न्यू फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स हमें दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स जब ये गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट हुए थे, तो बच्चों में जब ये कंबाइन करेंगे तो अपने आप नए कैरेक्टर्स आएंगे ही आएंगे। बोलो हाँ या ना। यस। है ना। तो यहाँ से हमें ये वाला लॉ कंप्लीटली समझ में आता है कि जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर लाई करेंगे, वो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। ना तो शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड के ऊपर डिपेंडेंट है, और ना ही कलर शेप के ऊपर डिपेंडेंट है, ना ही कलर हाइट पे डिपेंडेंट है, ना ही हाइट शेप पे डिपेंडेंट है। तो कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, दे आर इंडिपेंडेंट, कोई भी कभी भी एक्सप्रेस कर सकता है। बस बात ये है कि दे शुड बी लोकेटेड इन डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और जब डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे नहीं होते हैं कैरेक्टर्स, उनको हम बोलते हैं दे आर लिंक्ड। तो एक नोट यहाँ लिख लेते हैं कि जब वो लिंक्ड होते हैं तब ये लॉ काम नहीं करता है। सो फॉर अ नोट आई एम राइटिंग दैट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल, independent assortment is not applicable for the genes located on the same chromosome। और जब जीन्स लिंक्ड होते हैं, सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन। तो दैट इज, मैंने लिख दिया, दैट इज लिंक्ड जीन। देयरफॉर इन जो जो लॉज इन्होंने दिए थे मेंडल ने, इनके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, या हम कह देते हैं ड्रॉबैक्स हैं। सो वी विल स्टडी दोज ड्रॉबैक्स। नाउ वी विल सी व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ Mendelian laws of inheritance. Any doubts in the three laws? नो। No, ma'am. Okay, okay, good. Then now let us study the इनके demerits क्या है या ड्रॉबैक क्या है। सो फर्स्ट ड्रॉबैक की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट ड्रॉबैक इज, आई शुड चेंज द शीट नाउ। फर्स्ट ड्रॉबैक जो आ जाता है दैट इज योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस का ड्रॉबैक। देखते हैं कैसे। सो आई एम राइटिंग limitations to Mendelian law of inheritance. So number one is your incomplete
dominance. This is exception to, ये exception है एक तरह से. This is exception to which law? Exception to first law of inheritance, that is law of dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था कि अगर आपने प्योर पेरेंट लिए, ठीक है, एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, प्योरली डोमिनेंट प्योरली रिसेसिव, तो जो F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस करेगा वो हमेशा डोमिनेंट होगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा वो डोमिनेट है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो वाला F2 में एक्सप्रेस करेगा इन द रेशियो 3:1. ये था मेंडल का लॉ. अब इसका एक्सेप्शन क्या है कि एक प्लांट है, जिस प्लांट का नाम है बेटे, एग्जाम्पल इज मिराबिलिस jalapa. This is the technical scientific name of a plant which is also known as 4 o'clock plant. उसका नाम है मिराबिलिस. देखो अगर से हम टेक्निकल नेम लिख रहे हैं तो M शुड बी कैपिटल अंडरलाइन, ये पूरा जीनस हो गया, और जलापा में J शुड बी स्मॉल, ये इसका जीनस हो गया जलापा, एंड अगेन underline separately according to linear system of binomial nomenclature. इसका नाम है 4 o'clock, 4 o'clock प्लांट. तो इस प्लांट में क्या देखा गया कि दो तरह के कलर्स पहले हमने लिए पेरेंटल प्लांट में. तो एक फ्लावर कलर इज रेड, रेड फ्लावर है इसमें, और दूसरा जो फ्लावर है पेरेंट्स से है, दीज आर पेरेंट्स, जो दूसरा फ्लावर है बेटे दैट इज गिविंग यू व्हाइट कलर. सो व्हाइट कलर वाले प्लांट ले लिए, व्हाइट फ्लावर. अब इसका जो जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल आर, क्योंकि हमेशा प्योर से ही बात स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक है. नाउ अगर मैं यहाँ पे गैमीट बनाऊं, गैमीट क्या बनेंगे, इसका गैमीट बनेगा, सिंपल है ये, इसका गैमीट, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक ही तरह का गैमीट बनेगा दैट इज कैपिटल आर. इसका जो गैमीट बनेगा वो भी एक ही तरीके का दैट इज स्मॉल आर. एंड व्हेन दे गेट कंबाइंड, तो जो F1 जनरेशन आई, दिस इज F1 जनरेशन, F1 जनरेशन आई, उसका जीनोटाइप तो ठीक है कैपिटल आर स्मॉल आर यही आएगा. इसका फिनोटाइप बताओ जरा क्या आएगा, होना क्या चाहिए मेंडल के अकॉर्डिंग, व्हाट डू यू थिंक? रेड कलर. रेड होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहां पे रेड पेयर, एक रेड फ्लावर है जो कि हमने बोल दिया दिस इज डोमिनेंट, यहाँ पे हम इसको डोमिनेंट लेके चल रहे हैं कैपिटल आर, और जो व्हाइट है दैट इज रिसेसिव, हम उसको रिसेसिव लेके चल रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटे, F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस करेगा, अगर कैपिटल आर एक भी अगर दिख रहा है तो इट शुड बी रेड. लेकिन 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 एक्सेप्शन है, इसीलिए इसकी बात कर रहे हैं. इस प्लांट में इस जीनोटाइप वाले जो 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 फ्लावर्स होते हैं, दे आर नॉट हैविंग रेड कलर, इंस्टेड दे आर हैविंग पिंक कलर. ये कहाँ से आ गया पिंक कलर, ना रेड ना व्हाइट, इट इज पिंक. मतलब हुआ क्या कि या तो रेड अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हुआ पूरा, या फिर रेड भी एक्सप्रेस हुआ व्हाइट भी एक्सप्रेस हुआ. मतलब समथिंग, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से मेंडल का लॉ फॉलो नहीं हुआ. इफ इफ इट वुड हैव फॉलोड मेंडेलियन लॉ, तो होना क्या चाहिए था, देन रेड कलर शुड हैव बीन डोमिनेंट ऑन व्हाइट. लेकिन हियर रेड इज नॉट एबल टू डोमिनेट द व्हाइट कंपोनेंट कंप्लीटली. तो इसलिए फिनोटाइप हमें क्या मिल गया, इसका फिनोटाइप हमें मिला बेटे ऑल पिंक. फिनोटाइप पिंक ऑल, सारे ही कैसे मिले, पिंक मिले. सो द रीजन फॉर दिस इज, रीजन अभी हम देखते हैं क्या होता है, कि डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस ही नहीं हुआ. ये बात तो हमें समझ आ रही है कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना, हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया.
और एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया, इंटरमीडिएट एक बीच का एक कैरेक्टर आ गया, पिंक, जो कि ना तो रेड है ना तो व्हाइट है, इन दोनों के बीच का एक शेड आ गया, इंटरमीडिएट कैरेक्टर, जो कि किसी भी पेरेंटल ट्रेट में हमें देखने को नहीं मिल रहा था। इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इंटरमीडिएट आ गया, ना तो ये कंप्लीट हुआ ना तो ये कंप्लीट हुआ, इनकम्प्लीट वाला एक डोमिनेंट चीज आ गई है, जो कि किसी भी पेरेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं थी। So I'm writing the reason here that the dominant allele does not express, इसके अंदर होता क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, द डोमिनेंट allele does not express the dominant character fully, the dominant character fully, कब, in the heterozygous condition, हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस फुली नहीं कर पाया, बट F1 generation shows an intermediate character and none of the parent, कोई भी दोनों में से, none of the parental trait is expressed fully, इसीलिए इनकम्प्लीट, फुली कोई सा भी एक्सप्रेस नहीं हो पाया, दैट इज वाई क्या बोल दिया इसको हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी आया बेटे F1 जनरेशन, तो अब F2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, F1 क्रॉस F1 अगेन, पेरेंट क्या किया था जैसे प्रीवियसली सारे क्रॉस में करते आए हैं, पेरेंट्स लिए हैं, पेरेंट्स से गेमीट्स बनाए, गेमीट्स से F1 आया, नाउ F1 क्रॉस F1, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा सेल्फिंग का, सो F1 क्रॉस F1, दिस इज योर सेल्फिंग, और इससे आएगी F2 जनरेशन, सो आई विल राइट capital R small r into again capital R small r, one is your male parent, another is female parent, and gametes. So now these are the new parents, gametes, simple, one is capital R, another is small r, दो gametes बनेंगे यहाँ पर भी capital R, another is small r. Now for the F2 generation, you can either do crisscross or you can make a Punnett square, जैसे आपको इजी लगे. So I am making a Punnett square here, that I think is easy, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होता है फिर उससे. सो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ओके, मेल गैमीट एक साइड लिख दिए, फीमेल गैमीट एक साइड लिख दिए, अगेन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. देखो क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास कैपिटल आर, ये आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर. ठीक है बेटे यहाँ तक. Yes. यस, ओके. अब नाउ लेट अस सी, ये बिल्कुल देखो वैसा दिख रहा है जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने F2 जनरेशन देखी थी, जिसमें अपने पास रेशियो आया था, जीनोटिपिक रेशियो वाज 1:2:1, और फिनोटिपिक क्या आया था याद है, 3:1. 3:1. 3:1. अब यहाँ मुझे बताओ फिनोटिपिक क्या दिख रहा है, जीनोटिपिक रेशियो और फिर फिनोटिपिक रेशियो. जीनोटिपिक के लिए आई विल राइट
आई एम राइटिंग हियर, ये मुझे जीनोटाइप की वैरायटी दिख रही है और इसका नंबर हो जाएगा एक, ये है, दो ये है, और एक स्मॉल आर है। टेल मी द फिनोटाइप, फिनोटाइप इसके लिए फिनोटाइप क्या है कैपिटल आर के लिए? हम्म, रेड, रेड, वेरी गुड। इसके लिए क्या है? पिंक, Something. पिंक, वेरी गुड, इट इज पिंक। और इसके लिए क्या है? इट इज व्हाइट। वाइट। यस, White. यस, सो दिस इज द क्रॉस जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का रेशियो क्या आ गया है? 1:2:1। और देखो, है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही, इसमें हमने सिर्फ कलर ऑफ द फ्लावर को कंसिडर किया है। तो अगर ये मेंडल की बात मानता, मतलब जैसे मेंडल ने बोला था कि रेशियो होना चाहिए ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब F1 जनरेशन में डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा और F2 जनरेशन में दोनों एक्सप्रेस करेंगे, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी, बट इन द रेशियो 3:1। तो वो 3:1 का रेशियो यहाँ फॉलो नहीं हुआ। देयरफॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द लिमिटेशन, या हम कहेंगे द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। भले ही जीनोटिपिक रेशियो सेम है, जो कि मेंडल के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो इज नॉट सेम। यहाँ पर phenotypic ratio has been diverted, so now it is 1:2:1। Is it okay? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. okay जी। अच्छा, कई बार एग्जाम में ना, दिस आई एम टेलिंग यू, कि एक तो होता है हेडिंग कंप्लीट लिखी हुई आएगा, आ जाएगी कि शो द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मिराबिलिस जलापा, या कई बार आ जाता है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल। या जब घुमा के कई बार क्वेश्चन आता है थोड़ा सा ट्विस्टेड, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि गिव अ क्रॉस वेयर यू कैन सी द जीनोटिपिक रेशियो सेम एज द फिनोटिपिक रेशियो इन दी F2 जनरेशन। तो जब आप F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो सेम आए, वो वाला क्रॉस बना के दिखाओ। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन दी मेराबिलिस चलापा ओनली, क्योंकि इसी के अंदर आपको दिख जाता है 1:2:1 का जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक रेशियो। राइट बेटे? Yes, ma'am. यस, ओके। यस मैम। अब ओके जी, थैंक यू। अब हम लिखते हैं यहाँ पे व्हाट आर द रीजंस, देख लेते हैं क्या क्या रीजंस हैं जिस वजह से ऐसा हो सकता है कि पिंक कलर आ गया, ना तो रेड आया ना तो व्हाइट आया। तो व्हाट ऑल आर द रीजंस और व्हाट कैन बी द रीजंस? सो लेट अस सी रीजंस फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, ये समझने के लिए ना कि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी एलील जो है, जीन जो है, वो काम कैसे करता है। तो कोई भी जीन काम कैसे करता है बेटे, समझ के देखेंगे इसको। क्या करना है, समझना ऐसे है कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम जो है वो बना हुआ है हमारा डीएनए प्रोटीन से, और उसके ऊपर प्रेजेंट है हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलील्स। तो अगर सपोज मैंने टॉल लिया यहाँ पर, ये मैंने लिया स्मॉल टी, तो हमें पता है, इट इज वेरी इजी नाउ टू टेल कि जो प्लांट है जिसके अंदर ये जीनोटाइप है वो प्लांट टॉल होगा। हमें आज ये बात पता है कि वो प्लांट टॉल होगा। तो कैसे हमने बोल दिया भाई जीनोटाइप देख के कि ये फिनोटाइप होगा? एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहा है? तो एक्चुअल में ये काम कैसे करता है वो समझेंगे। व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो दो अलील है ना बेटे, ये अलील अपना अपना कुछ काम करते हैं। जो ये कैपिटल टी वाला अलील है, ये कुछ एक्सप्रेस करता है, मतलब ये एक एंजाइम बनाएगा। क्या बनाएगा? एक एंजाइम। ठीक है, इसने एक एंजाइम बनाया, एंजाइम ई सपोज। और स्मॉल टी वाला जो है, या तो वो उस एंजाइम को, जो भी मतलब जो दूसरा अलील होगा यहाँ पर, जो भी अलील है, इट कैन बी कैपिटल टी और इट कैन बी स्मॉल टी, कोई भी अलील हो सकता है। वो इस एंजाइम को, या तो इस एंजाइम को बनाने में और हेल्प करता है कि ठीक है ज्यादा बने हुए एंजाइम,
तो मैंने लिख दिया ई और बने। या वो कहेगा कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है बने या ना बने, तो कोई कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नो कंट्रीब्यूशन दूसरे वाले अलील का। या कभी कभी क्या होता है कि वो पहले अलील के काम को रोकने लग जाता है कि नहीं भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तू मत बना, तो वो ई के अमाउंट को कम कर देगा। देखो क्या हुआ, तीन तीन पॉसिबिलिटीज हुई। या तो उसको क्या कर रहा है, पहले वाला तो एक्सप्रेस किया, जो डोमिनेंट वाला है, जो हम कह रहे हैं डोमिनेंट है, उसने तो एक्सप्रेस किया मतलब उसने एक एंजाइम बना दिया, एंजाइम ई। अब उस एंजाइम ई को और अगर बढ़ावा देगा तो ई ज्यादा हो जाएगा। बढ़ावा देने वाला दूसरा एलील, हो सकता है कि दूसरा एलील उसको बढ़ावा दे रहा हो, या हो सकता है दूसरा एलील कहे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, तेरे को जो करना है कर ले, तो मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, नो कंट्रीब्यूशन। या फिर वो उसको नेगेटिवली उसको उसको रोके कि नहीं तू ये काम नहीं करेगा, तू एंजाइम नहीं बनाएगा। तो ये तीन तरीके से काम हो सकता है। अब अगर ई ज्यादा है, ई का जो अमाउंट है, एंजाइम जो है वो ज्यादा है, तो ये अपने सबस्ट्रेट के साथ काम करता है। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है किसी भी कोई भी केमिकल जिसके ऊपर आके एंजाइम काम करे और फिर वो एक प्रोडक्ट बनाए। सबस्ट्रेट क्या होता है, कोई भी, ये आपने बायो, कौन सा था आपका, बायोमोलिक्यूल्स 11th में, वहां आपने पढ़ा है कि E+S फॉर्म्स ES कॉम्प्लेक्स, और फिर आगे बनता है उसके बाद प्रोडक्ट। याद आ रहा है बेटे? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस, ओके। तो ई अगर ज्यादा है तो वो सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करेगा और वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम की वजह से जब अगर सबस्ट्रेट के साथ वो एक्ट कर जाएगा तो वो बनाएगा एक प्रॉपर हार्मोन। सपोज उसने एक हार्मोन बनाया दैट इज कोडिंग फॉर ऑक्सिन। E+S जब कंबाइन हुआ तो उसने एक हार्मोन बनाया जिसका नाम है ऑक्सिन। अब आप सोचो, अगर किसी प्लांट में ऑक्सिन का अमाउंट, ऑक्सिन इज अ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, अगर ये हार्मोन बढ़ेगा, का अमाउंट ज्यादा होगा, तो प्लांट अपने आप ही क्या हो जाएगा, टॉल या ड्वार्फ? Tall. Tall. टॉल हो जाएगा, वेरी गुड, टॉल हो जाएगा। तो दिस इज हाउ कोई भी अलील या जीन काम करता है। डायरेक्टली नहीं काम करता है, इनडायरेक्टली काम करता है। कोई भी जीन या अलील, आई एम मेकिंग अ फ्लो चार्ट अगेन हियर ताकि क्लियरली समझ में आए कि हुआ क्या। कोई भी जीन या अलील क्या करता है, ये सबसे पहले एक एंजाइम बनाएगा। एंजाइम इज सम प्रोटीन, उसने कोई प्रोटीन बनाया। फिर ये एंजाइम जाके स्टिमुलेट करेगा फॉर सम अदर हार्मोन, या तो हार्मोन या कोई भी ऐसा सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी कह लो या कोई मैसेंजर कह लो, केमिकल मैसेंजर कह लो, जिसकी वजह से कोई फिनोटाइप आना होगा, उसको एक्टिवेट करेगा या उसको बनाएगा। और फिर ये हार्मोन फाइनली कोड करेगा फॉर एनी फिनोटिपिक फीचर। तो फिनोटिपिक फीचर इसकी वजह से आएगा, फिनोटिपिक कैरेक्टर उसकी वजह से शो होगा। अनदर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू हियर इज फॉर द स्किन कलर। अब आप देखो, जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है वो है स्किन कलर। तो अगर मुझे डार्क स्किन टोन चाहिए, किसी बच्चे की स्किन टोन जो है वो डार्क है, ठीक है, सो दैट मीन्स मुझे एक हार्मोन या एक मैसेंजर या एक केमिकल मुझे ज्यादा चाहिए। तो वो मेरा जो केमिकल है दैट इज अ पिगमेंट, दैट इज योर मेलानिन। मेलानिन। तो अगर मेलेनिन ज्यादा है तो स्किन टोन डार्क ही होगी। इट वोंट बी फेयर, इट वोंट बी लाइक, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा गोरा बच्चा होगा। मेलेनिन ज्यादा है मतलब पिगमेंट है, पिगमेंट है मतलब वो डार्क शेड आएगा, ब्लैक वाली शेड आएगी, ब्राउन वाली शेड आएगी। जैसे हमारे हेयर कलर ब्राउन या ब्लैक, आई कलर ब्राउन या ब्लैक, वो वाली शेड है। दैट इज मेलेनिन की वजह से। अब ये मेलेनिन बना कैसे, मेलेनिन बनने के लिए भी तो एक एंजाइम चाहिए ना बेटे, और वो एंजाइम बनने के लिए हमारा जीन वैसा होना चाहिए, वैसा जीन बॉडी के अंदर होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए, जो कि मेलेनिन बनाने, जो कि एक एंजाइम बनाए, और वो एंजाइम जाके आगे मेलेनिन बनाए, और उस मेलेनिन की वजह से डार्क कॉम्प्लेक्शन आए। तो हम कह देते हैं भाई जीन ने
जीनोटाइप ने फिनोटाइप को कोड किया, जीन की वजह से फलाना फिनोटाइप आ गया। बात समझ आ रही है बेटे? Yes, ma'am. यस। सो दिस इज हाउ कि जीन काम करता है हमारी बॉडी में। नाउ वी विल सी व्हाट आर द रीजंस फॉर द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है आपको कि पिंक कलर क्यों आया होगा, फिर भी आई विल हेल्प यू। क्यों आया पिंक कलर? तो फर्स्ट रीजन कैन बी, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं हमेशा। फर्स्ट रीजन कैन बी, हो सकता है कि जो एंजाइम बना है बेटे वो एफिशिएंट नहीं है, कम एफिशिएंट है। तो आई एम राइटिंग, हो सकता है रीजन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ लेस एफिशिएंट एंजाइम। सेकेंड, हो सकता है कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही ना हो, मतलब उसने कोई प्रोडक्शन किया ही नहीं, प्रोडक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल एंजाइम, मतलब नॉन फंक्शनल बन गया एंजाइम, कोई ना कोई गड़बड़ हो गई, एंजाइम तो बना लेकिन वो नॉन फंक्शनल था, नॉन फंक्शनल एंजाइम। और द थर्ड रीजन, नो एंजाइम एट ऑल, एंजाइम बना ही नहीं, नो एंजाइम एट ऑल। तो अब आप देखो कि अगर एंजाइम कम है तो भी वो डिजायर्ड फिनोटिपिक कैरेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि एंजाइम लेस एफिशिएंट है, तो फिनोटिपिक कैरेक्टर वैसा नहीं आया जैसा चाहिए था। या एंजाइम बना तो सही लेकिन फंक्शनल नहीं था, फंक्शनल नहीं था तो भी फिनोटिपिक कैरेक्टर वैसा नहीं आया जैसा चाहिए था। या अगर एंजाइम है ही नहीं तो भी तो फिनोटिपिक कैरेक्टर नहीं आएगा रे। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, यस, ma'am. शाबाश। तो जो डोमिनेंट एलील था वो तो अपने आप में सही काम कर रहा था, लेकिन जो दूसरा एलील था, जो उसका साथी था या जो म्यूटेंट था या मॉडिफाई था, उसमें उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। उसने या तो ये वाली करामात करी है, या तो ये करा है, या तो ये करा है। दैट इज वाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना तो रेड दिखा ना तो व्हाइट दिखा, अनोखा सा कलर पिंक ओरिजिनेट हो गया इन मिराकुलस जलावा। नाउ आई वुड लाइक यू टू रीड, अपने आप एक बार रीड करोगे फ्रॉम एनसीईआरटी द होल पैराग्राफ गिवन अंडर द हेडिंग ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, and then in the next class we will continue with codominance, that is the other limitation and the drawback of Mendel's law. Is that okay?